तो हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एंड हेल्थ चैनल में आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं ऋषि झा। आज का जो टॉपिक है वो है धातु और अधातु, जिसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्रियता श्रेणी, जो कि हमारे एनसीईआरटी के अंतर्गत एक छोटा सा बिंदु डाल के दे दिया गया है, छोटा सा लाइन दे दिया गया है, तो उसको हम समझने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा के देखे थे, उसके बाद तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा के देखे थे। इसी प्रकार जो है हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को भी देखे थे, जिसमें जो है अधिक क्रियाशील धातु जो कम क्रियाशील धातु को किस प्रकार उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो लास्ट में हम लोगों ने एक्वारेजिया के बारे में भी पढ़ा था। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सक्रियता श्रेणी, जो हमारे क्लास 10th के एनसीईआरटी में एक छोटा सा बिंदु दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो बुक में लिखी गई है सक्रियता श्रेणी, आप पेज नंबर 50 एनसीईआरटी निकाल के आप देख सकते हो। पेज नंबर 50 पे जो है लिखा गया है सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम, यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, घटती अभिक्रियाशील धातु, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। तो यहाँ पे आप देखो, आप इसको आप समझ सकते हो, जैसे कि पोटाशियम, इससे कम सोडियम, इससे कम कैल्शियम, इससे कम मैग्नीशियम, इससे कम एल्युमिनियम, इससे कम जिंक, और इस प्रकार आप लिखते जाओगे और लास्ट में जो है सोना तक आप लिखोगे। तो ये जो आप देख रहे हो इसमें जो सबसे अधिक क्रियाशील, उसके बाद उससे कम क्रियाशील, उसके बाद उससे कम क्रियाशील, तो ये जो क्रियाशीलता है जिसके बारे में हमें दिया गया है, इसमें हम बहुत सारे प्रयोग करके देखे हैं, जैसे सोडियम का, पोटाशियम का, जो कि पोटाशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे एक बात आपको जानना जरूरी है, जो यहाँ पे आप जब इसकी संयोजकता देखते हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते हो, जैसे कि आप देखो पोटाशियम हम लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, (3s2 3p6 और 4s1, तो इसमें ये है पोटाशियम का, ये किसका है? पोटाशियम का है। अगर हम सोडियम का निकालते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम, सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 और यहां पे 3s1। तो यहां पे देखने को आपको मिलेगा लास्ट में जो है एक इलेक्ट्रॉन, इसका बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है, इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है। तो यहां पे अगर हम ऑर्बिट की बात करें, इसमें देखिए पोटाशियम 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें कितने सेल हैं? 4 सेल हैं। और अगर हम सोडियम की अगर बात करें, अगर हम सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम में हम देखते हैं जो इसमें जो है कितने सेल हैं? 3 सेल हैं। सोडियम में कितने सेल हैं? 3 सेल हैं। लेकिन दोनों के ही बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दोनों के बाह्यतम कक्षा में आप देख सकते हो, इसके भी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया आपका पोटाशियम का, ये हो गया सोडियम का, ये हो गया पोटाशियम का और ये हो गया सोडियम का। यहां पे आप देख सकते हो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने, मतलब ये कितने सेल के द्वारा, इनमें कितने सेल हैं? इसमें कक्षाएं कितनी है? 4। इसमें कितनी है? 3। इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि दोनों के लास्ट ऑर्बिट में
मतलब बाह्यतम कक्षा में दोनों के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम से ज्यादा क्रियाशील पोटासियम कैसे है? तो यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, जो ये है हमको समझना, यहाँ पे दोनों की अगर हम शेल की बात करें तो इसके पास कितने सेल हैं? 4, इसके पास कितने हैं? 3। तो नाभिक से बाह्यतम कक्षा की दूरी सोडियम के अपेक्षाकृत इसका ज्यादा है, तो यहां से इसका जो आकर्षण बल होगा किसमें? पोटासियम का बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण बल होगा, ये दूरी बढ़ गई, इसकी यहां से दूरी क्या है? ज्यादा है, इसकी यहां से दूरी ज्यादा है अपेक्षाकृत इसकी यहां से दूरी क्या है? कम है, इसकी यहां से दूरी क्या है? कम है, इसकी यहां से दूरी ज्यादा है। तो यहां पे अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकालेंगे तो क्या होगा? यहां पे आकर्षण बल इसके अपेक्षा इसका कम होगा, क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है। तो नाभिक का जो आकर्षण बल होगा इस इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन के का, ये क्या होगा? इसका जो है इसके अपेक्षा इसका कम होगा, क्योंकि दूरी ज्यादा है, इसका इससे ज्यादा होगा। तो इसको मुक्त करवाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, ये आराम से मुक्त हो जाएगा। इसको मुक्त करवाना, क्योंकि इससे ज्यादा जो है, मतलब इससे कम दूरी है इसका, इसमें 3 सेल हैं, इसमें कितने हैं? 4। तो ये बात है जो हमको समझना है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम का अगर हम देखते हैं तो कैल्शियम में जो है, कैल्शियम में भी जो है कितने सेल हो जाते हैं? जैसे कैल्शियम का हम देखते हैं, कैल्शियम की अगर हम लेते हैं 2 3 4, कैल्शियम का अगर हम लेते हैं तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसके बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कक्षा में। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे जो है एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मुक्त करवाना आसान है, लेकिन यहां 2 है, अगर एक को मुक्त भी करवा लेंगे तो दूसरी इलेक्ट्रॉन पे जो है इसका आकर्षण बल बढ़ जाएगा, दूसरे पे क्या हो जाएगा? आकर्षण बल बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का, यानी सोडियम का और पोटेशियम का जो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। लेकिन इस दोनों में क्या अंतर है? ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है इसके अपेक्षा। तो इसमें क्या है? इसमें 4 सेल हैं, इसमें नाभिक से इसकी बाह्यतम कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम सेल की जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी दूरी क्या है? ये ज्यादा है अपेक्षाकृत सोडियम का क्या है? कम है। तो क्या है? यहां से इसका आकर्षण बल क्या होगा? इसके अपेक्षाकृत कम होगा। इसको मुक्त करना आसान होगा, इसको मुक्त करना उतना आसान नहीं हो पाएगा। तो ये जल्दी से अभिक्रियाशीलता दर्शाती है, किसके अपेक्षाकृत? सोडियम के अपेक्षाकृत, क्योंकि दोनों के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां से इसमें 4 ऑर्बिट हैं, इसमें कितने, मतलब इसमें 3 ऑर्बिट हैं, इसमें कितने ऑर्बिट हैं? 4 ऑर्बिट हैं। इसी प्रकार अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम के अंदर भी कितने ऑर्बिट हैं? तो इसमें भी 4 है, लेकिन इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे अगर हम मैग्नीशियम की लेते हैं बात, मैग्नीशियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम की अगर हम बात करते हैं, तो अब यहां पे देखने वाली बात है, जो यहां पे आप देखो, जो हम लेते हैं एल्युमिनियम का, किसका लेते हैं? एल्युमिनियम का हम अगर लेते हैं, एल्युमिनियम का कितना है एटॉमिक नंबर? 13। एल्युमिनियम का कितना होता है? 13। तो यहां पे आप देखो, अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, इसमें भी कितने बाह्यतम कक्षा होंगे? 3, है ना? तो यहां पे बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहां पे बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 3। कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बाह्यतम कक्षा में, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको मुक्त करवाना डिफिकल्ट है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने हैं? 2। मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन दोनों के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे नाभिक से बाह्यतम कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसकी दूरी क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है? वो ज्यादा है, जिस कारण जो है आकर्षण बल, नाभिक से इसका आकर्षण बल इसमें कम है। किसमें? सोडियम में, मतलब पोटेशियम में।
अपेक्षाकृत सोडियम का, तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है, इससे इसके अपेक्षाकृत कम, क्योंकि इसकी नाभिक जो है ये इसमें 4 कक्षाएं हैं, ऑर्बिट हैं, और इसके बाह्यतम कक्षा में जो है मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी जो नाभिक से इसकी जो बाह्यतम कक्षा की दूरी है वो कम है अपेक्षाकृत पोटासियम के, यही बात है। तो ये बात है मोटा मोटी आपको समझना है, जिसके कारण पोटासियम ज्यादा अभिक्रियाशील है, उससे कम सोडियम है, उससे कम कैल्शियम है, उससे कम मैग्नीशियम है, इससे कम एल्युमिनियम है। ये तीनों, इस तीनों की अगर बात करते हैं तो इसमें ये तीनों सबसे कम अभिक्रियाशीलता दर्शाती है। उसके बाद कैल्शियम से आप मैग्नीशियम, ये उच्च अभिक्रियाशीलता को दर्शाती है, और एल्युमिनियम से कॉपर तक मध्य अभिक्रियाशीलता को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें हैं हमको समझनी है। ठीक है, तो आप शायद समझ चुके होंगे। तो आइए अब आगे हम देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ सारी धातुओं को अभिक्रिया करा के देखते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कौन कौन से धातु किस प्रकार से अपनी अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं धातु का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, धातु का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हम करवा के देखते हैं। तो पहले नंबर की जो धातु है पोटासियम, इसको सॉलिड अवस्था में लेंगे और इसको क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या देखने को मिलेगा? ये जो अभिक्रिया होगा, इस अभिक्रिया में हमको देखने को मिलेगा KCl, पोटासियम क्लोराइड। और ये जो है आपको पोटासियम क्लोराइड जो मिल रहा है ये बैलेंस नहीं है, यहां 2 लगा देंगे और यहां जो है 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस होगा। क्या प्राप्त होगा? पोटासियम क्लोराइड हमें प्राप्त होगा। सोडियम का अगर हम क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, सोडियम का अगर हम क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या हमको देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलेगा NaCl। क्या देखने को मिलेगा? NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड, लवण देखने को मिलेगा। तो ये भी बैलेंस नहीं है, इसको भी हम बैलेंस कर लेंगे, यहां 2 लगा देंगे और यहां 2 लगा देते हैं, तो ये बैलेंस हो जाता है। उसके बाद कैल्शियम को अगर हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो आइए देखते हैं चेक करके। अगर हम कैल्शियम को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या हमको देखने को मिलेगा? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड क्या बनता है? कैल्शियम धातु को अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें? कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम को क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है? MgCl2। क्या प्राप्त होता है? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी प्रकार अगर हम एल्युमिनियम को अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, अगर एल्युमिनियम को हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ, तो हमको क्या मिलता है? AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड हमें मिलता है। तो यहाँ पे ये बैलेंस है क्या? ये बैलेंस नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हम लगा देते हैं 2, तो 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया, तो यहाँ 3 लगा देते हैं, यहाँ 2 एल्युमिनियम है, यहाँ हम 2 लगा देते हैं, यहाँ हम कितने लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। इसी प्रकार हम अगर नेक्स्ट नंबर जिंक का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ZnCl2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ZnCl2 प्राप्त होगा। हम आयरन को अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है? FeCl3
3। यहाँ पे 2 क्यों नहीं मिला, यहाँ 3 क्यों मिला? तो मल्टीपल वैलेंसी है। आयरन क्या है? मल्टीपल वैलेंसी है, जिसके बारे में हम आगे कभी लेक्चर में इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आयरन क्या है? मल्टीपल वैलेंसी है, कहीं कहीं 2 होता है, कहीं कहीं 3 होता है। इसके बारे में आगे हम डिटेल्स में आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या बैलेंस दिख रहा है? ये बैलेंस नहीं है, तो इसको हम पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ 2 लगाएंगे, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 6। तो ये बैलेंस हो गया। इसी प्रकार हम सारे का देखेंगे। इसमें से जो एक बात आपको याद रखना है, अगर कॉपर, अगर हम कॉपर, जो इसमें हमें मुख्य बात है जो हमको याद रखना है, इसमें हम अगर कॉपर को अगर हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहां पे एक बात आपको ध्यान रखना है, ये कॉपर क्लोरीन के साथ तभी अभिक्रिया करेगी जब इसको हम गर्म कर लेंगे। तो ये अभिक्रिया तभी पॉसिबल होगा गर्म करने पर ही ये अभिक्रिया होगा, गर्म करने पर ही ये अभिक्रिया होगा और बनेगा CuCl2, CuCl2। तो इस प्रकार क्लोरीन के साथ हम लोगों ने देखा है किस प्रकार से जो है ये सारी अभिक्रियाएं हो रही है। सबसे अधिक, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस प्रकार ये सारे अभिक्रियाशीलता जो है प्रदर्शित हो रही है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील क्लोरीन क्लोरीन के साथ पोटाशियम दिखा रही है, उसके बाद सोडियम दिखा रही है। ये है, ये तो क्लोरीन के साथ हमने देखा। इसमें जो हमको ध्यान में रखना है, क्लोरीन के साथ मतलब कॉपर तभी अभिक्रिया करेगा जब उसे हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर ही क्लोरीन के साथ कॉपर अभिक्रिया करेगा और कॉपर क्लोराइड हमें प्राप्त होगा। तो ये जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया है। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा करके सारी धातुओं को जो है चेक करते हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा के। अब हम देखते हैं धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो आइए हम देखते हैं धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। धातुओं की हाइड्रोजन के साथ, धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया को हम समझते हैं। तो यहां पे कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जब धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी तो धातु हाइड्राइट बनता है। क्या बनता है? धातु हाइड्राइट। क्या बनेगा? धातु जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु हाइड्राइट बनता है। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ कंडीशन है जो हमें समझना है। सभी धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, केवल कुछ धातुएं, केवल कुछ धातुएं, केवल कुछ, केवल कुछ, यहां पे क्रियाशील, क्रियाशील, यहां पे क्या लिखना है? क्रियाशील धातुएं हाइड्रोजन के साथ जो है अभिक्रिया, अभिक्रिया करती है।
तो सभी धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, केवल कुछ क्रियाशील धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है। लेकिन यहाँ पे एक बात और हमको समझना है, ये अभिक्रिया जो होगा, जो हाइड्राइड बनाने की अभिक्रिया होगी, धातु हाइड्राइड जो बनता है, इसमें जो है अगर सोडियम और पोटाशियम जो कि क्रियाशील धातु है, लेकिन यहाँ पे उसको भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाने की स्थिति में क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो यहां पे धातुएं गर्म करने पर ही हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी। धातुएं गर्म करने पर ही हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी। सभी धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, केवल कुछ धातु ही, मतलब क्रियाशील धातु ही हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी, लेकिन गर्म करने पर। लेकिन क्या करने पर, गर्म करने पर। तो यहाँ पे देखते हैं अभिक्रिया को। यहाँ पे हम अभिक्रिया को, जैसे कि पोटाशियम को लेते हैं। पोटाशियम को अगर हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, KH, पोटाशियम हाइड्राइड। क्या बनेगा, पोटाशियम हाइड्राइड। लेकिन ये तभी संभव है जब इसे हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर ही ये संभव है। तो यहां पे क्या बना, पोटाशियम हाइड्राइड। क्या बना, पोटाशियम हाइड्राइड बना, जो आप देख रहे हो। यहां पे अगर हम सोडियम लेते हैं, सोडियम की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोजन से करवाते हैं, वो भी गर्म करने पर, तो क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्राइड जो है बनता है। इसके बाद अगर हम कैल्शियम की अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी अभिक्रिया, कैल्शियम की, कैल्शियम की अभिक्रिया हम करवाते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्राइड। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्राइड मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्राइड। इसके बाद अगर हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया लेते हैं, अगर हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड। मैग्नीशियम हाइड्राइड बनेगा। ठीक है। अगर हम एल्युमिनियम की अभिक्रिया करवाते हैं, अगर हम एल्युमिनियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्युमिनियम हाइड्राइड बनता है, AlH3। AlH3 बनता है, एल्युमिनियम हाइड्राइड बनता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हमको याद रखना है जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मतलब सबसे, ये चारों जो अभिक्रियाशील धातु हैं, पांचों जो अभिक्रियाशील धातु हैं, ये जो हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके गर्म करने पर हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइड। धातु हाइड्राइड बनते हैं। लेकिन यहां पे आप ZnFeCu ये धातुएं, ये धातुएं कोई अभिक्रिया नहीं करती है।
जिंक, आयरन और कॉपर ये धातुएं कोई अभिक्रिया नहीं करती है, ये हाइड्राइड नहीं बनाती है, ये कोई अभिक्रिया नहीं करती, हाइड्रोजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये है हाइड्रोजन के साथ, आपने देखा इसमें से जो है जो भी क्रियाशील धातुएं हैं, कुछ क्रियाशील धातु, अभी धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, केवल कुछ क्रियाशील धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है और वे गर्म करने पर ही धातु के साथ अभिक्रिया करेगी। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ पोटेशियम हाइड्राइड बनाता है, सोडियम हाइड्राइड बनाता है हाइड्रोजन से, कैल्शियम हाइड्राइड का निर्माण होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से मैग्नीशियम हाइड्राइड बनता है, एल्युमिनियम हाइड्राइड का निर्माण होता है। लेकिन जिंक, आयरन और कॉपर ये धातुएं कोई अभिक्रिया नहीं करती है, ये धातुएं कोई अभिक्रिया जो है नहीं करते हैं। तो ये जो है धातु की जो रासायनिक गुणधर्म है इसको हमने समझा। अब हम समझते हैं और धातुओं की रासायनिक गुणधर्म को हम समझते हैं। तो धातु का अभी तक हमने समझ लिया है, अब हम जानेंगे धातु मतलब धातु का समझा है, अब अधातु का हम समझते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो अगर अब लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं अधातु का रासायनिक गुणधर्म। हमने पढ़ा था धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षार प्रदान करते हैं। तो आज जो हम अभी पढ़ने वाले हैं अधातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हम देखते हैं। अधातु को यहां पे धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अगर हम अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जैसे कि धातु को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाए थे तो आपने देखा होगा वहां क्षार बनता है ना। वो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। और उस क्षार को जो है हमने फिर उसको घोला था, है ना, जो घुलनशील है जिसको घोल के हम देखे थे, वहां पे प्रयोग में हमने देखा था, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अधातु को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो जो अधातु ऑक्साइड बनेगी, तो क्या बनेगी, अधातु ऑक्साइड। तो यहां पे हम लिखते हैं अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड बनेगी। वहां पे जो धातु का ऑक्साइड बना था वो क्षारकीय प्रकृति का बना था, लेकिन यहां पे जो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो यहां पे जो अधातु ऑक्साइड होगा उस दो प्रकृति की होगी, दो प्रकार का बनेगा, उसकी प्रकृति दो प्रकार की होगी। तो यहां पे देखते हैं ये जो अधातु ऑक्साइड बनेगी, एक की प्रकृति होगी, एक की प्रकृति होगी अम्लीय, अम्लीय प्रकृति की होगी, एक क्या होगी, अम्लीय प्रकृति की होगी। और एक जो बनेगी, एक बनेगी अम्लीय, एक बनेगी उदासीन प्रकृति की, उदासीन प्रकृति की, एक अम्लीय प्रकृति की और एक बनेगी उदासीन प्रकृति की। ये जो अधातु ऑक्साइड होंगे, अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी उसके परिणाम स्वरूप जो अधातु ऑक्साइड होगी उसकी प्रकृति अम्लीय प्रकृति होगी और एक होगी उदासीन प्रकृति के बनेगी। तो अम्लीय प्रकृति की जो होगी वो प्रायः कार्बन और सल्फर, कार्बन और सल्फर, कार्बन और सल्फर
कार्बन और सल्फर का ऑक्साइड, कार्बन और सल्फर का ऑक्साइड, कार्बन और सल्फर का ऑक्साइड, और यहां पे जो होगा H2O, NO, N2O, ये सारे जो बनेंगे H2O, NO, N2O, उसके बाद आप CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हो, ये सारे उदासीन ऑक्साइड होंगे। ये क्या होंगे? उदासीन ऑक्साइड। ये सारे क्या होंगे? उदासीन ऑक्साइड होंगे। कार्बन और सल्फर का ऑक्साइड जो होगा ये अम्लीय होगा, और उदासीन की जल NO, N2O, CO और मतलब N2O और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे क्या होंगे? ये सारे उदासीन प्रकृति की होगी, और अम्लीय प्रकृति की जो होगी कार्बन और सल्फर होगी। तो पहले हम देखते हैं अम्लीय प्रकृति की। तो अम्लीय प्रकृति यानी उस अम्लीय प्रकृति को, ये जो ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, देखिए यहां पे इस बात को हम लिख देते हैं, अधातु के अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल प्रदान करते हैं। अधातु के अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल प्रदान करते हैं। जैसे कि यहां पे आप देखो, अधातु की ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहां पे हम देखते हैं कार्बन, इसको हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति की होगी। ठीक है। जब इसको हम जल में घोलते हैं, CO2 प्लस H2O, जल में घोलेंगे तो क्या होगा? जब इसको हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा? यहां होगा कार्बनिक अम्ल बनेगा, है ना, H2CO3 बनेगा। क्या बनेगा? H2CO3, यानी कार्बनिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? कार्बनिक अम्ल। तो यहां पे इस बात को आप समझिए, जो हमको समझना है, ये जो इसको हम घोले हैं, यहां पे अधातु के अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल प्रदान करेंगे। इसका मतलब है इसको जल में क्यों घोलेंगे? प्रयोग के लिए, जांचने के लिए। जल में जब घोलेंगे तो ये क्या बनेगा? कार्बनिक अम्ल बनेगा। और ये कार्बनिक अम्ल क्या करेगा? जल के अंदर नीले लिटमस पत्र को अगर ये लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को अगर लाल कर देता है, इसका मतलब है ये क्या है? अम्ल है। क्योंकि अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो ये क्या है? ये धातु के ऑक्साइड क्या है? अम्लीय प्रकृति के हैं। ठीक है। तो अगर हम अम्ल को जल में घोलते हैं और नीले लिटमस पत्र को अगर वो लाल कर देता है तो क्या होता है? वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इसको समझा। फिर हम देखते हैं सल्फर का। फिर हम किसका देखते हैं? सल्फर का। सल्फर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। इसको फिर हम जल में घोल के देख लेते हैं। इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो क्या बनेगा? H2SO3, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, या कहीं कहीं सल्फरस अम्ल भी लिखा रहता है। सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। क्या बनेगा?
सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। कहीं कहीं सल्फरस अम्ल भी लिखा रहता है ना। तो ये जो प्रकृति होगी ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। यानी SO2 को जब हम जल में घोलेंगे, ये SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जल में घुलेगा तो क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ये सल्फ्यूरस अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। यानी अधातु के अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल प्रदान करते हैं। लेकिन अगर हम बात इसकी करते हैं, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहां पे हमको समझना है, जब हम ये कार्बन मोनोऑक्साइड तभी बनेगा जब कार्बन को ऑक्सीजन यानी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगी, मतलब ऑक्सीजन अपर्याप्त, कार्बन का दहन जब इनसफिशिएंट अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी इसकी जो प्रकृति होगी उदासीन होगी। जब हम इसको जल में घोलते हैं या इसको देखते हैं तो क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र अगर उदासीन प्रकृति का है तो नीले लिटमस पत्र पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। क्या नहीं करेगा, नीले लिटमस पत्र पे कोई अपना प्रभाव नहीं डालेगा। यानी H2O, NO, N2O, CO ये सारे क्या है, ये सारे जो हैं अनसफिशिएंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनने वाले यौगिक हैं। अगर हम इसकी प्रकृति को जानते हैं, ये उदासीन प्रकृति की होती है, तो यहाँ पे हमको सीखने को क्या मिला, यहाँ पे सीखने को मिला अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अधातु ऑक्साइड बनता है। अधातु ऑक्साइड दो प्रकार का होता है, एक अम्लीय प्रकृति की, एक उदासीन प्रकृति की। कार्बन और सल्फर का ऑक्साइड जो होता है ये अम्लीय प्रकृति की होती है। इसको जांच करने के लिए हम जब इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर जल में जब हम घोलते हैं तो क्या बनता है, कार्बनिक अम्ल बनता है। और इस कार्बनिक अम्ल का ये प्रभाव होता है नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार सल्फर का हम चेक करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, अगर जल में घोलते हैं तो ये लाल कर देता है, मतलब ये अम्लीय है ना। तो H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। अधातु के अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल प्रदान करते हैं। यहाँ पे देखिए उदासीन प्रकृति की है, ये अनसफिशिएंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में बना है तो ये क्या है, उदासीन है। ठीक है, तो इस प्रकार ये धातु का जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के हमने देखा है। अब हम देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया करा के। अब हम देखते हैं अधातु को जल के साथ अभिक्रिया करवा के देखते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं हेडिंग में, अधातु को जल के साथ अभिक्रिया। जैसे कि हम धातु में देखे थे, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो क्या अधातु को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा क्या, धातु में तो हुआ था। लेकिन यहां पे हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए अधातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। अधातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। जैसे कि मान के चलिए यहां जल है H2O, यहां क्लोरीन है, ये अधातु है, ये जल है। जब इस दोनों की अभिक्रिया होगी तो यहां पे समझने वाली बात है, ये टूटेगा H प्लस में, ये टूटेगा, एक टूटेगा OH माइनस में। और क्लोरीन जिसपे भी कि आपको पता है इस पे पहले से ही माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, धनात्मक हो जाते हैं, और ये ग्रहण करके अपने आप को क्या कर लेते हैं, ऋणात्मक बना देते हैं। तो यहां पे इस चीज को आप समझिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए
और ये भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो ये दोनों लेने की टेंडेंसी है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। तो ये जो है इसको कभी विस्थापित नहीं कर सकता है, ये इसको कभी विस्थापित नहीं कर सकता है। लेकिन वहां पे धातु में क्या है, हाइड्रोजन को, जल में से हाइड्रोजन को विस्थापित, हाइड्रोजन गैस को जो है मतलब विस्थापित कर दिया गया। कैसे विस्थापित कर दिया गया? क्योंकि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। धातुएं जो हैं, सोडियम या जो भी धातु का हम लोगों ने पढ़ा है, ये क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, जो जल में से जो है उस हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर दिया, हटा दिया। लेकिन यहाँ पे ये क्लोरीन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है और ये भी जो है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। तो ये दोनों, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, तो कभी ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अधातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो है अधातु है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है और इसको भी इलेक्ट्रॉन लेना है ना। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे करके जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसको विस्थापित कर पाना पॉसिबल है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर पाना ये पॉसिबल नहीं है। तो इस स्थिति में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होगा। धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा। अगर हम बात करें दूसरा भी पॉइंट, अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता। जैसे कि आप लोग क्लोरीन, यहां पे H2SO4 की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे आप देखिए क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां पे जो ये है SO4, ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखती है ना। और यहां पे H2 यानी हाइड्रोजन, यहां पे ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों मिल करके इसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होकर के जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। तो सेम बात होगा, जो इसमें से जो है अधातु जो है इसमें से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकता है। अधातु जो है इस हाइड्रोजन को जो है विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहां भी जो है अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो सेम बात है यहां भी। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको हम लोगों ने अच्छा से समझा है। तो अगर आप अच्छे से समझ पाए हैं हमारे द्वारा, हमारे जो प्रयास है इसे अगर आप अच्छे से समझ पाए होंगे तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।